Assalamu alaikum student, this is Muhammad Bilal Ishaq Chishti for you, and today we would be doing some past paper questions from the chapter current. So let's start. So we have the question number 1, which is the current in the car headlight is 2 amperes. The headlight is switched on for 4 minutes. How much charge passes through the headlamp? अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है जो आपके पास डेटा दिया जाए। सबसे पहले चीज़ ये याद रखें कि जब भी आपके पास डेटा दिया जाए उसको आप आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट से जो जो उसके रिस्पेक्टिव फार्मूलाज हैं वो फिर अप्लाई करें। आपके पास यहाँ पे करंट की वैल्यू दे दी है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई। यू हैव बीन गिवन द वैल्यू फॉर द टाइम, लेकिन यहाँ पर देखें योर टाइम इज़ इन मिनट्स, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट minutes into second. And how do we do that? Just multiply the value by 60. So 4 times 60 would be 24, so 240 seconds. And what they are asking, how much charge passes through the lamp. तो देखिए करंट गिवन है, टाइम गिवन है और चार्ज मालूम करना है। सो एक ही फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है विच इज़ आई इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। ये करंट की डेफिनेशन भी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो आपके पास करंट गिवन है 2, द चार्जेस यू हैव टू फाइंड आउट एंड द टाइम इज़ 240. Now you just have to multiply both of them, 240 by 2. You can get the answer as 480 coulombs. So this is how we actually found out the charges when current and time is given. Secondly, आपके पास next question, how can 1 volt be also be expressed? अब देखिए यहाँ पे उन्होंने वोल्ट की डेफिनेशन मांगी हुई है। वोल्ट बेसिकली नोन एज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, और इन शॉर्ट वी कैन से वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट होता है। तो अगर हम लोग देखें पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ की डेफिनेशन भी देखें तो हम लोगों को पता चल जाएगा दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज वोल्टेज। अब वो अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हुआ तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अगर वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज अक्रॉस द सर्किट हुआ तो वो ईएमएफ कहलाता है। तो अब देखें वर्क डन का यूनिट आपके पास क्या होता है, जूल्स। चार्ज का यूनिट आपके पास क्या होता है, कूलम्स। तो जूल पर कूलम वी कैन ऑल्सो, और फिर इस रिस्पेक्ट से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आ जाता है, वोल्ट। तो वोल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज जूल पर कूलम, और ये चीज़ जहाँ पर लिखी होगी दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड वी कैन सी दैट इन ऑप्शन डी दे हैव रिटन 1 जूल पर कूलम। किस तरीके से ड्राइव किए, यू कैन सी दैट। Similarly, you have now the question number 3 in which they have given us the graph for the voltage and current. अब जरा देखें आपके पास इस सवाल में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, एंड व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट P हैज़ more voltage as compared to Q. So what will happen, and I can actually see that the current for both of them is same. देख लें, अगर आप इस पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस पे वैल्यू देख लें तो वही आ रही है, इस पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस पे देख लें तो वही आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास करंट की वैल्यू P और Q दोनों के लिए सेम है, बट P का आपके पास वोल्टेज ज़्यादा है, Q के आपके पास वोल्टेज Q का कम है। सवाल में और डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ज़रा वो भी चेक करते हैं। द वायर आर मेड फ्रॉम द सेम मटीरियल। सेम मटेरियल का मतलब इनकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक चीज़ होती है जिसको हम रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी आपको क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल बताता है। तो आपके पास अगर वायर सेम मटेरियल से बनी हुई हैं विच मीन्स दैट देयर रेजिस्टिविटी वुड बी सेम। दूसरी चीज़ इक्वल लेंथ, तो लेंथ भी आपके पास सेम है, तो इसका मतलब आपके पास रेजिस्टिविटी चेंज नहीं है, लेंथ चेंज नहीं है। अब रेजिस्टिविटी और लेंथ से रिलेशन जितने भी हैं उनको हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज दे बोथ आर कांस्टेंट फॉर P एंड Q। आगे देखते हैं द रेजिस्टेंस
एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया आर डिफरेंट। तो अब जरा देखें, आपके पास रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ भी रिलेशन होता है, बट वी विल नॉट एक्चुअली केटर दैट रिलेशन। वाई? बिकॉज इन बोथ पी एंड क्यू द लेंथ इज सेम। रेजिस्टिविटी से भी आपके पास अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेंथ से भी आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब एरिया से ज़रूर इन्होंने बोला कि रेजिस्टेंस और एरिया चेंज है, और हमें पता है रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और जो कि मैं सवाल में भी देख सकता हूँ, दोनों पी एंड क्यू के लिए वोल्टेज आपके पास डिफरेंट हैं, तो आई कैन सी दैट वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इन दो रिलेशन का इस्तेमाल करके मैंने इस सवाल को परस्यू करना है। अब और कोई रिलेशन क्यों नहीं इस्तेमाल किए? क्योंकि देखें, आपके पास लेंथ इक्वल, रेजिस्टिविटी सेम, तो उन दोनों का रिलेशन ही आपका रेजिस्टेंस के साथ ख़त्म हो गया। ऑल्दो होता है लेकिन नहीं होगा। अब आपके पास क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ P का वोल्टेज ज़्यादा है, तो वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर P का वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी आपके पास ज़्यादा होगी। तो आई कैन गेस कि P की आपके पास जो रेजिस्टेंस है, इट इज़ मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ Q। तो यहाँ पे अपना एक की पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो देखें P की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस और एरिया का रिलेशन देख लें तो वो आपके पास इन्वर्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ P इज़ मोर देन द एरिया ऑफ P वुड बी लेस। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस एंड एरिया आपके पास इन्वर्स रिलेशन है। तो इस रिस्पेक्ट से आपके पास ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस किसकी आ गई? डेफिनेटली P की आ गई। अगर इन दोनों को कंपेयर करके देख लें, लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका आ जाएगा? वो आपके पास Q का आ जाएगा, एंड द आंसर वुड बी B। आई होप सो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी सवाल में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं और उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे गिवन है कि अगर मैं देखूँ वोल्टेज सप्लाई के साथ डायरेक्टली ये एमीटर कनेक्टेड है, तो ये आपके पास करंट मेजर कर रहा है। इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, मतलब ये वोल्ट मीटर आपके पास वोल्टेज मेजर कर रहा होगा। और किसका वोल्टेज मेजर कर रहा होगा? इस रेजिस्टेंस R का वोल्टेज मेजर कर रहा होगा। What they are asking, the resistance of R is approximately 5 ohm. What are the most suitable ranges of the voltmeter and for the ammeter? मतलब कौन से वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग यूज़ की जाए कि मेरे पास रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 5 ओम आ जाए। अब देखें, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है इक्वल्स टू 5 ओम, मे बी पॉसिबल आ जाए, मे बी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 ओम के करीब करीब जो आंसर होगा आपके पास, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वोल्ट मीटर और एम मीटर की रेंजेस दे दी। यहाँ पे अगर रेंज के बजाय सिर्फ एक वोल्ट मीटर की रेंज और एक वोल्ट मीटर की रीडिंग और एक एम मीटर की रीडिंग दे देते, उससे भी आपके पास काम हो जाना था, लेकिन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे रेंज दे दी। तो हम क्या करेंगे? V इज़ इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से हम R को अकेला कर लेंगे, तो दैट वुड बिकम V ओवर I। तो अब मैं वोल्टेजेस और करंट की अलग अलग रीडिंग्स को मैं पुट करूँगा और देखूँगा रेजिस्टेंस 5 ओम के करीब करीब सबसे ज़्यादा जिसकी भी आ रही होगी, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। फॉर पार्ट ए अगर मैं चेक करता हूँ, मेरा वोल्टेज आपके पास कितना है? 2, और मेरा करंट है आपके पास 0.5, सो माई आंसर इज़ 4 ओम, विच इज़ वेरी मच नियर एज वेल। पार्ट बी देखता हूँ तो मेरा वोल्टेज आपके पास 2 है और आपके पास करंट जो है वो 2 है, तो आपके पास रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 1 ओम। पार्ट सी देखता हूँ तो वोल्टेज भी 5, करंट भी 5, तो 5 ओवर 5 इज़ इक्वल्स टू 1 ओम। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, इसका 1 ओम आ गया। पार्ट डी आपके पास क्या है? वोल्टेज आपके पास 10 है,
और करंट आपके पास 5 है, तो 10/5 इज़ इक्वल्स टू 2 ओम। तो अब आप देख लें सबसे ज़्यादा करीब किसकी रीडिंग आ रही है 5 ओम के करीब करीब, दैट इज़ 4 ओम एंड दैट इज़ फॉर द पार्ट ए। सो पार्ट ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमने पहले क्या किया, अलग अलग से अब देखा आपने कि ये जो 0 0 करके आपके पास यहाँ पे रीडिंग दी हुई थी, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है और आपने कंफ्यूज नहीं होना। माशाल्लाह से आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं, तो आई होप सो कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बेटे। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सिंपल v इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला अप्लाई करके r की रीडिंग सब में से निकाली और जिसकी रीडिंग सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट थी उसको हमने आंसर डिक्लेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है चार्जेस आपको दिए हैं, कूलम्स में याद रखें, इसलिए आपको यूनिट्स याद करवाए जाते हैं ताकि आपको अगर क्वांटिटी के बारे में ना भी बताया जाए तो आप क्वांटिटी का यूनिट देख के ये रिप्रेजेंट कर सकें कि क्या है ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 45 कूलम्स आपके पास चार्जेस हैं, टाइम आपको दिया हुआ है 3 मिनट्स। तो टाइम को हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 3 × 60 विच विल बी इक्वल्स टू 180 सेकेंड्स। आपको मालूम क्या करना है, एवरेज करंट मींस करंट मालूम करना है। चार्जेस की रिस्पेक्ट से करंट का क्या फॉर्मूला, I इज़ इक्वल्स टू Q/T। तो मुझे नहीं पता I क्या है, मुझे पता है Q आपके पास 45 है और आपके पास टाइम कितना है 180। और जब आप 45 को 180 से डिवाइड करते हैं तो द आंसर इज़ 0.25 एम्पियर्स। सो 5A इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या गिवन है कि द डायग्राम शोज अ बैटरी ऑफ 3 1.5 वोल्ट सेल, मतलब ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 वोल्ट है और ये भी आपके पास 1.5 वोल्ट है, तीनों 1.5 वोल्ट्स के। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ द सेल। अब मैं देख सकता हूँ कि तीनों सेल किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड आई नो एंड यू नो एज वेल दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स द सेम। वोल्टेज आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। तो बाय कंसिडरिंग दिस नॉलेज हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है। द बैटरी कैन सप्लाई अ करंट फॉर लॉन्गर टाइम देन अ सिंगल 1.5 वोल्ट सेल। ये बहुत इसके ये आंसर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखें 1.5 वोल्ट के सेल अब आपके पास क्या करेंगे कि ये ज़्यादा देर तक आपके पास करंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, सप्लाई करते रहेंगे। एक बैटरी ख़त्म होगी दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास एक सर्किट ज़्यादा देर के लिए रन हो सकता है। पार्ट बी देखते हैं, द बैटरी कैन सप्लाई एन ईएमएफ बिटवीन 0 to 4.5। 4.5 तो आपके पास वोल्टेज ही नहीं है, तो ये चीज़ ही आपके पास गलत आ गई। 4.5 उस वक्त हो सकता था आपके पास वोल्टेज जब ये तीनों के तीनों सेल आपके पास सीरीज़ में कनेक्टेड होते, बट राइट नाउ दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स द सेम। पार्ट सी देखते हैं, द बैटरी सप्लाई मोर एनर्जी। नो, ये चीज़ देख के ही मैंने बोल दिया कि भाई गलत है। आपके पास बैटरी कैसे अप्लाई कर सकती है मोर एनर्जी, जबकि आपके पास है ही आपके पास टोटल वोल्टेज जब 1.5, तो बैटरी कैन नॉट सप्लाई मोर एनर्जी टू ईच कॉलम देन 1.5 वोल्ट सेल। क्यों, क्योंकि आपके पास ओवरऑल वोल्टेज भी अगर मैं यहाँ का देखूँ तो 1.5 वोल्ट ही है। एनर्जी तो ज़्यादा उस वक्त प्रोवाइड करेंगे ना जब बेटा आपके पास वोल्टेज 1.5 से ज़्यादा होगा, लेकिन हमारे पास टोटल वोल्टेज भी 1.5 ही है, सो इट इज़ नॉट सप्लाइंग मोर एनर्जी। पार्ट डी, द EMF ऑफ द बैटरी इज़ 4.5 एंड आई टोल्ड यू 4.5 उस वक्त होता है जब आपके पास सेल इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको पता है टोटल वोल्टेज जो होता है वो इंडिविजुअल वोल्टेजेस को ऐड करके आता है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन में होते तो आपका वोल्टेज 4.5 वोल्ट होता, लेकिन अभी तो ये पैरेलल में, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपके पास। 7.5 कूलम आपको चार्ज दे दिया एंड चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। फ्लो थ्रू अ रजिस्टर इन 5 सेकेंड्स, टाइम आपको दिया हुआ है। अ स्टूडेंट हैज़ एन एम मीटर दैट कैन यूज टू मेजर द करंट ऑफ दिस रजिस्टर, विच एम मीटर रेंज इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास करंट कितना आ रहा है। सो आई इज़ इक्वल्स टू Q/T. What is the value of Q? The value of Q is 7.5
एंड द वैल्यू ऑफ टी इज़ 5। अब इन दोनों को हम अगर डिवाइड कर लेते हैं, द वैल्यू इज़ 7.5 डिवाइडेड बाय 5, तो माय आंसर इज़ 1.5। अब देखें करंट आपके पास 1.5 एम्पेयर्स का, तो सूटेबल आपको रीडिंग बतानी है जो आपको ये करेक्ट करंट मेजर कर सके। तो 0 to 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0 to 5 ठीक है, एक्सेप्टेबल रेंज है, 0 to 1 ये तो हमारा करंट 1.5 का, ये तो मेजर ही नहीं कर पाएगा। 0 to 2 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। कैसे? 1.5 का करंट है और 1.5 2 की रेंज के अंदर अंदर ही आता है। आप बोलेंगे सर 0 to 5 भी कर सकता है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट अप्रोप्रिएट चाहिए, तो आपके पास 0 to 2 वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा आपको एक्यूरेसी के साथ करंट बता सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो आपके पास 3 आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ रेजिस्टर। What is the advantages of using these cell in parallel rather than using a single cell? अभी जैसा सवाल किया है जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर सेम सेल आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो लॉन्गर टाइम के लिए आपके पास चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या होगा, एक ख़राब होगा दूसरा चलना शुरू हो जाएगा, दूसरा ख़राब होगा तीसरा चलना शुरू हो जाएगा। तो पैरेलल का एडवांटेज क्या होता है कि ईच सेल टेक लॉन्गर टू रन डाउन, ज़्यादा टाइम के लिए आपका सर्किट ऑपरेट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इनको एक सेल लगाएं। तो दैट इज़ द 8 पार्ट सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में व्हेन द फ्लैश ऑफ द कैमरा इज़ यूज्ड अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम, चार्ज आपके पास गिवन है और आपके पास यहाँ पे टाइम भी गिवन है विच इज़ 0.003। द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द फ्लैश ट्यूब इज़ 3600, वोल्टेज भी आपको दे दिया। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द एवरेज पावर। तो अब देखें, एनर्जी आपके पास, वोल्टेज है, आपके पास टाइम है, तो आप यहाँ से दो, आपके पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज़ इक्वल्स टू आई वी। वैसे तो हमारे पास मल्टीपल फार्मूलाज होते हैं, लेकिन आई वी में क्यों इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि चार्ज और टाइम के थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं करंट निकाल सकता हूँ। तो आई नो दैट आई इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है 1.5 और आपके पास टी की वैल्यू क्या है 0.0030। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.0030 किया तो आपके पास करंट आ गया 500 एम्पेयर्स का, विच इज़ अ वेरी लार्ज करंट। तो अब अगर हम लोग पावर यहाँ से निकालते हैं तो पावर इज़ इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, करंट इनटू वोल्टेज। करंट आपके पास क्या है 500, वोल्टेज आपके पास क्या है 3600। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो द आंसर आई एम गेटिंग इज 1.8 एक्सपोनेंट 6 वॉट्स। अब जरा देखें, बाय लुकिंग एट दिस आंसर मुझे वैसे ही पता चल गया मेरा आंसर क्या होगा, क्योंकि एक ही पावर इस तरीके की है। एनर्जी ना भी मालूम करूं तो मैं निकाल सकता हूं, बट मैं फिर भी एनर्जी आपको निकाल के बता रहा हूं। एनर्जी किसके बराबर होती है? जनरल फार्मूला एनर्जी का होता है पावर इनटू टाइम। आई नो व्हाट इज़ द पावर, 1.8 एक्सपोनेंट 6 इज़ द पावर, एंड व्हाट इज़ द टाइम विच इज़ गिवन टू मी 0.0030। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट आंसर आई एम गेटिंग 5400। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर ये ना भी निकालते तो आपको आंसर वैसे ही डिक्लेयर हो गया था। एंड यू कैन सी मैंने जब एनर्जी निकाल भी ली तो इट इज़ ऑब्वियस दैट डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास देखते हैं तो आपके पास गिवन है 1 मीटर लेंथ वायर, आपके पास लेंथ दी हुई है विच इज़ 1 मीटर और आपके पास एरिया दे दिया है विच इज़ 0.4 मिलीमीटर और आपको क्या मालूम, आपको रेजिस्टेंस भी दी हुई है आर विच इज़ 2 ओम। तो जिस तरीके का डेटा दिया हुआ है इस रिस्पेक्ट से तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, आर इज़ इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए। आगे देखते हैं सवाल में हमें क्या बोला हुआ है। सवाल में हमें मेंशन ये है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर लेंथ ऑफ द सेम मटेरियल विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर।
दोनों वायर की लेंथ आपके पास डिफरेंट है, एरिया भी डिफरेंट है, लेकिन मटेरियल सेम है, मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्चुअली कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू मिलीमीटर, और मिलीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते, तो 1000 मिलीमीटर्स आपके पास आ गया। अब मैं ऊपर वाले इस लाइन का डेटा इस्तेमाल करके जो चीज़ मैं निकालने वाला हूँ वो है रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला आपके सामने है, 2 ओहम, रॉ मुझे पता नहीं, एल मेरे पास है 1000 और एरिया आपके पास है 0.4। रॉ को अलग कर लेते तो 0.42 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1000 आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 divided by 1000, so you are getting the resistivity as 8 exponent minus 4। अब देखें, क्योंकि दोनों वायर की रेजिस्टिविटी आपके पास सेम है, कैसे पता चला सेम है, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, उन्होंने बताया हुआ है सेम मटेरियल मींस सेम रेजिस्टिविटी मींस सेम रॉ। इसका मतलब आपके पास दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। फिर दोबारा फॉर्मूला लगाया, रॉ आर इज इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए। अब मुझे रॉ की वैल्यू भी पता है, द वैल्यू फॉर द रॉ इज 8 एक्सपोनेंट माइनस 4। लेंथ की अब न्यू वैल्यू, ये इसको भी मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं, तो आई विल गेट 500 मिलीमीटर। लेंथ भी आपके पास आ गई, एरिया भी आपके पास न्यू एरिया गिवन है 0.8, और जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो द आंसर दैट आई एम गेटिंग इज़ 0.5 ओहम्स एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सी, आपके पास कुछ ऐसे सवाल एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं जो थोड़ा सा लंबा टाइम लेते हैं, बट आपके इससे कॉन्सेप्ट बहुत सारे अच्छे हो जाते हैं। तो देखें, ये पूरी वर्कशीट में आपके पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो वर्कशीट है, इसमें आपके पास तमाम के तमाम रिलेशंस जो हम लोगों को यूज़ करने और किस किस कंडीशन में यूज़ करने ये भी पता चल रहे हैं, और उन रिलेशंस के थ्रू आपने अपने आंसर को कैसे परस्यू करना वो भी आपके पास बताया जा रहा है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 में, द फ्लैश ऑन अ कैमरा ऑपरेट्स व्हेन द कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू अ फ्लैश ट्यूब। वैसे ये पूरी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई काम की चीज़ नहीं आई। इन 3.4 ms, बहुत सारे बच्चे इससे परेशान होते हैं, दैट इज़ मिली सेकेंड्स। दिस इज़ बेसिकली टाइम। अब आपको प्रीफिक्स पता होना चाहिए मिली का। द प्रीफिक्स फॉर द मिली इज़ 10 to the power minus 3। तो टाइम इज़ 3.2 10 to the power minus 3 सेकेंड्स। अगर कोई यहाँ पे 3.2 वैल्यू इस्तेमाल कर लेता है, द आंसर वुड बी डेफिनेटली रॉन्ग। आपको चार्ज भी गिवन है विच इज़ 6 कूलम, तो आपको बताना क्या है, करंट आई इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। आपके पास चार्जेस गिवन है, चार्ज आपके पास कितना है 6, टाइम आपके पास कितना है 3.2 10 to the power minus 3, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, सो द आंसर दैट आई एम गेटिंग एज 1900 एम्पेयर। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली आपके पास बोला हुआ है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैलकुलेशन वेयर चार्ज इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो व्हाट विल आई गेट। अब देखिए, ये आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो आपके पास है क्या कि वोल्टेज इज़ इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज, W ओवर Q। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, ये ईएमएफ का जर्नल फार्मूला भी होता है। अगर मैं यहाँ से वर्क डन की वैल्यू को अकेला कर लूँ तो चार्ज वुड बी मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज, और आपको पता है वर्क डन को एनर्जी भी कहा जा सकता है, बिकॉज वर्क डन एंड एनर्जी आर सेम। तो विच क्वांटिटी यू आर गेटिंग while you are multiplying charge with the potential difference, that is work done, and work done can be said as energy. So C is the correct answer. अब आपके पास इन्होंने दे दिया है कि आपके पास 10 ओहम के रेजिस्टर्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपके पास लगाए गए हैं। आपको बताना ये है कि विच वन
व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क। तो किस में सबसे कम होगी और ये कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, छोटी से बड़ी तक जाना है। अब आपको ये बताना है कि कंबाइंड रेजिस्टेंस किसकी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी। ऑल्दो इसको बिना कैलकुलेशन के भी किया जा सकता है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि आपके पास जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो कंबाइंड रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से भी कम आती है पैरेलल में, और सीरीज़ में कंबाइंड रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से भी ज़्यादा आती है। और अगर ये नेटवर्क जी देखें तो ये पैरेलल भी है, सीरीज़ भी है, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस तो आपके पास वाई में होगी, और उसके बाद सबसे कम रेजिस्टेंस जो होगी वो आपके पास एक्स में होगी, और इन दोनों के बीच में आपके पास जी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीरीज़ भी है, पैरेलल भी है। लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन से भी करके बता देता हूँ। देखें, 1/r इज़ इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/r इज़ इक्वल्स टू 3/10। रेसिप्रोकेट करेंगे सो दैट वुड बिकम 10/3, सो दैट बिकम्स 3.33 ओहम्स। सिमिलरली अगर सेकंड वाले का कर लें, ये मैंने आपको बताया ना बिना कैलकुलेशन के भी कर सकता हूँ, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं ये प्रूफ करके आपको बता रहा हूँ ताकि ये पेपर 2 में भी आपके काम आ जाएगा। सीरीज़ है, सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 वुड बी इक्वल्स टू 30 ओहम। अगर नेटवर्क जी को सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टर्स को सॉल्व करूंगा, सो दैट वुड बिकम 1/r इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, दैट वुड बिकम 2/10 एंड दैट वुड बिकम 1/5। और अगर रेसिप्रोकेट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 ओहम। मतलब इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी आई, 5 ओहम। अब ये 5 ओहम आपके पास सीरीज़ में कनेक्टेड है किसके साथ, 10 ओहम के साथ। सो व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस दैट यू विल गेट, 5 प्लस 10 वुड बी इक्वल्स टू 15 ओहम्स। तो आपके पास जैसे कि बाय थ्योरी मैंने आपको बताया कि कौन सा सबसे ज़्यादा होगा और कौन सा सबसे कम होगा, और बाय वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं, बट आई विल नॉट प्रेफर कि आप ये MCQs के लिए ये वैल्यूज़ इस तरीके से सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं होता। तो आपने क्या याद रखना है कि पैरेलल के अंदर कंबाइंड रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से भी कम आती है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कंबाइंड रेजिस्टेंस is less than individual resistance। और सीरीज़ में बिल्कुल इसका वाइस वर्सा होता है कि उसमें कंबाइंड रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से भी ज़्यादा आती है। तो सबसे कम किसकी है, आपके पास x, फिर z और फिर y। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ाते हैं। आपके पास यहाँ पे 18 वोल्ट बैटरी दी हुई है और ये 3 रेजिस्टर कनेक्टेड हैं। आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम ये करना है कि सबसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओहम कितना होगा, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओहम आपको मालूम करने के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों रेजिस्टर को कंबाइन कर लें बेटे। जब मैं इन दोनों रेजिस्टर्स को कंबाइन करूँगा, सो व्हाट विल आई गेट, 1/r इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8, दैट वुड बिकम 2/8, दैट वुड बिकम 1/4। तो 1/4 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो r वुड बी इक्वल्स टू 4 ओम। अब अगर मैं एक दफ़ा सर्किट दोबारा रीड्रॉ करूँ, सो व्हाट विल आई गेट, मेरे पास बैटरी जो है वो इसी तरीके से कनेक्टेड है, ये आपके पास 2 ओम आ गया, और इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास यहाँ पे आ गया 4 ओम। अब मुझे पता है यहाँ पर आपके पास ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और सीरीज़ में आपके पास क्या होता है, करंट सेम होता है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने करंट निकाल लिया, और करंट को मेजर करने के लिए पहले सबसे पहले आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो R वुड बी इक्वल्स टू 4 + 2 विच वुड बी इक्वल्स टू 6 ओम। करंट मेजर करते हैं, V इज़ इक्वल्स टू IR होता है आपके पास, एंड I वुड बी इक्वल्स टू V/R। V आपके पास कितना है, 18, R आपके पास कंबाइन कितना आया है, 6, तो आपके पास करंट कितना हो गया, 3 एम्पेयर्स।
अब मैं देखूं ये 3 एम्पेयर करंट क्या 2 ओम का भी है? यस। क्यों? क्योंकि ये बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस 2 ओम का भी आपके पास करंट कितना होगा? 3 एम्पेयर्स ही होगा। अब आप पूछेंगे कि सर 8 ओम और नीचे वाले 8 ओम में भी सेम रहेगा? नहीं बेटे। क्यों? क्योंकि देखें इस नोड से आपके पास करंट क्या हो जाएगा डिवाइड, कुछ यहाँ पे चले जाएगा, कुछ यहाँ पे चले जाएगा। लेकिन बैटरी से टोटल करंट कहाँ पे आ रहा है आपके पास? 2 ओम के पास आ रहा है। तो इसका मतलब 3 एम्पेयर 2 ओम का भी आपके पास करंट होगा। वोल्टेज निकालना है तो V इज़ इक्वल्स टू आई आर। 2 ओम का आपके पास करंट कितना है? 3 और रेजिस्टेंस कितनी है? 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी इक्वल्स टू 6 वोल्ट। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए, बार बार बोल रहा हूँ बेटा, पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा, मैं आपको वो दोबारा सॉल्व करके बताऊँगा बेटे। आगे, एन इमर्जन हीटर इज़ लेबल्ड 24 वोल्ट एंड 120 वाट। आपको वोल्टेज दे दिया और आपको पावर दे दी है। What you have to find out? You have to find out the current। बहुत सिंपल है। P इज़ इक्वल्स टू आई वी। पावर आपको पता है 120 है, करंट आपको मालूम करना है, वोल्टेज आपके पास 24 है। आई को अकेला करेंगे तो 120 ओवर 24 एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 5 एम्पेयर्स। सो 5 एम्पेयर्स इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आपके पास दिया हुआ है कि अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। रेजिस्टेंस आपको गिवन है। अनदर वायर इज मेड अप ऑफ सेम मेटल, मतलब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही। 4 टाइम्स द लेंथ। अब जरा देखें रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ के साथ क्या होता है? डायरेक्ट। तो अगर आपने लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया सो डेफिनेटली आपकी रेजिस्टेंस भी कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। और आगे क्या बोला हुआ है? एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपको पता है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आपने एरिया कितना बढ़ा है? ट्वाइस। तो आपका रेजिस्टेंस भी कितनी कम हो जाएगी? ट्वाइस। तो आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या बन रहा है? दैट वुड बिकम 2R। मतलब जो भी पुरानी रेजिस्टेंस होगी उसकी ट्वाइस हो जाएगी अब रेजिस्टेंस। तो अगर पहले 16 ओम थी तो अब कितनी हो जानी चाहिए? अब आपके पास 2 टाइम्स 16 हो जाएगी, तो वो दैट वुड बिकम 32 ओम। एंड 32 ओम इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास बोला हुआ ये है कि एक सर्किट डायग्राम दी हुई है, दोनों सर्किट आपके पास रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, आपको करंट मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। आपके पास ये एक सेल दिया हुआ है और वोल्टेज सप्लाई आपको दी हुई है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सीरीज़ में दोनों को ऐड करके। तो 3 + 2 वुड बी इक्वल्स टू 5 ओम। वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट है। V इज़ इक्वल्स टू आई आर। आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। V इज़ इक्वल्स टू आई आर वैसे किस चीज़ से ड्राइव हुआ है? ओम्स लॉ भी कहलाता है आपके पास। तो वोल्टेज इज़ 12। आई डोंट नो अबाउट द करंट विच आई हैव टू फाइंड आउट एंड द रेजिस्टेंस इज़ 5। सो 12 ओवर 5 एंड द आंसर इज़ 2.4 एम्पियर्स। And that is the correct answer for question number 17. आगे देखें आपके पास क्या दिया हुआ है। आपके पास करंट दे दिया है 0.25 एम्पेयर्स। वोल्टेज सप्लाई आपको दे दी है विच इज़ 240 वोल्ट। आपको पावर निकालनी है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, P इज़ इक्वल्स टू आई वी। 0.25 को हमने 240 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 वाट एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सिमिलरली आपके पास क्या है अगले सवाल में? 40 कूलम आपको चार्ज दे दिया गया है। टाइम आपको 5 मिली सेकेंड दे दिया गया है। करंट मालूम करना है। तो अब आपको पता है मिली के साथ कैसे खेलना है। I इज़ इक्वल्स टू Q ओवर T। Q आपके पास 40 है। टाइम 5 एक्सपोनेंट -3 होगा। और -3 क्यों हुआ? क्योंकि मिली सेकेंड्स है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 8000 एम्पेयर्स। अच्छा खासा करंट है बेटे, इससे हम जल भी सकते हैं। मतलब डेफिनेटली ये करंट अगर लग गया तो दैट वुड बी द फाइनल केस ऑफ दैट पर्सन।
क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करें। अब देखें ये सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में आया था, बाय डेफिनेशन पूछ लिया था, अब से वो सिर्फ इन्होंने यूनिट्स लिख के दे दिए। हमें पता है वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो जूल पर कूलम बोला जाता है, और जूल पर कूलम आपके पास कहाँ पे लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। अब आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान एक ग्राफ दे दिया है, और बोला हुआ ये है कि आपके पास द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर वेरीज विद टेम्परेचर एज शोन। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर at 0 degree Celsius is 1 ohm and at 100 degree Celsius is 1.4 ohm. What is the resistance of the wire at 200 डिग्री सेल्सियस? तो अब ज़रा देखें आपने करना क्या है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस भी आपके पास बढ़ जाएगा। तो व्हाट विल आई डू, क्या आपको पता है रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास कितने ओहम आ गई है, 1 ओहम आ गई है। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास कितने ओहम आ गई है, 1.4 ओहम आ गई है। तो देखिए कितने का फ़र्क आया, 0.40 का फ़र्क आया जब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। अब अगला और 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूँ, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ा कर दिया, तो अब आपके पास और 0.40 ओहम का आपके पास चेंज आ जाएगा और डेफिनेटली इंक्रीज़ ही आएगा। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे 1.40 है तो 200 पे कितनी हो जाएगी, 0.40 और बढ़ जाएगी। सो डेफिनेटली दैट वुड बिकम 1.8 ओहम्स। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। रिलेशन क्या इस्तेमाल किया है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 22 देखते हैं आपके पास कि आपके पास P और Q का अगर मैं करंट और वोल्टेज ग्राफ देखता हूँ तो दोनों का वोल्टेज आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब वोल्टेज का आपका रिलेशन ही ख़त्म हो गया। लेकिन दोनों का करंट आपके पास क्या है, डिफरेंट है। डेफिनेटली P का करंट आप देख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ ज़्यादा है, Q का करंट आप देख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ कम है। तो अब हम लोग देखते हैं करंट अगर जिसमें ज़्यादा होता है डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। सो करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है P की रेजिस्टेंस कम है, लेकिन एक टाइम ये भी देखता हूँ कि इन दोनों का करंट और वोल्टेज इस टाइम तक आपके पास सेम चल रहा है, देख लें। तो इस पूरे के पूरे रीजन के लिए इन दोनों की रेजिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। तो आपको यहाँ से पता ये चला कि P एंड Q का जब करंट लो था तो लो करंट पे इन दोनों की रेजिस्टेंस क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसी तरीके से P एंड Q अगर हाई करंट आ गया आपके पास तो हाई करंट पे आपके पास P की लेस रेजिस्टेंस है और Q की ज़्यादा रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि P के अंदर करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो और अगर लो करंट्स के लिए हम लोगों ने बात कर ली, तो अब ज़रा देखते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस में दिया हुआ है। लैम्प P हैज़ लोअर रेजिस्टेंस देन लैम्प Q एट ऑल करंट्स। एट ऑल करंट्स तो नहीं है बेटे, अभी देखा ना लो करंट्स के ऊपर आपके पास P और Q की रेजिस्टेंस सेम आ रही है, ग्राफ से आपको मेंशन भी करके बताया। लैम्प P हैज़ द सेम रेजिस्टेंस एज लैम्प Q एट लो करंट्स, ये तो बात मैंने की भी। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन सी और डी को भी देख लेते हैं कि आपके पास वो गलत क्यों है। लैम्प P हैज़ सेम रेजिस्टेंस एज लैम्प Q एट हाई करंट, गलत बात। हाई करंट पे लैम्प P की रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और उसके बाद लैम्प P हैज़ हाई रेजिस्टेंस, लैम्प P की तो पहली बात रेजिस्टेंस हाई है ही नहीं, लो है, तो ये तो वैसे ही आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया बेटा। सो दैट इज़ वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर। 23 में देखते हैं आपके पास बोला हुआ ये है, अगर सर्किट आपके पास दिया हुआ है, सीरीज सर्किट आपके पास है, एम मीटर भी है, वोल्ट मीटर L1 के ऊपर लगाया हुआ, बताया हुआ ये है द वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द लैम्प अक्रॉस L1
द फिलेमेंट ऑफ लैम्प L1 breaks. What happened to the reading of ammeter and of the voltmeter? एमीटर की रीडिंग को क्या होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग को क्या होगा? सर्किट ब्रेक नहीं हुआ बेटा, फिलेमेंट इसका टूट गया, मतलब L1 अब काम नहीं कर रहा। तो आपके पास होगा क्या कि करंट को क्या हो जाएगा और वोल्टेज को क्या हो जाएगा और रीडिंग ऑन द एमीटर। अब ऑब्वियस सी बात है, एक आपके पास लैम्प काम ही नहीं कर रहा तो बैटरी से कम करंट आपके पास जाएगा, ठीक है ना बेटे। तो आपके पास होगा क्या कि डेफिनेटली आपके पास, अब देखिए कम करंट क्यों भी जा रहा है उसका भी रीज़न बताता हूँ आपके पास। लैम्प L1 ब्रेक हुआ है, तो इसके ब्रेक होने की वजह से आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे? क्योंकि देखें अब करंट यहाँ से पास ही नहीं हो रहा होगा, टूट गया ना बेटा फिलेमेंट लैम्प, तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बढ़ गई तो डेफिनेटली आपका करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो अब आपके पास वोल्टेज क्या हो जाएगा, डेफिनेटली सी बात है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपके पास करंट डिक्रीज़ हो गया और वोल्टेज आपके पास क्या हो गया, इंक्रीज़। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वलेंट टू 1 कूलम। अब ये 1 कूलम के बारे में पूछ लिया, चार्ज के बारे में पूछ लिया, तो हमें पता है I इज़ इक्वल्स टू Q ओवर T होता है एंड Q इज़ इक्वल्स टू IT होता है। I का यूनिट आपके पास एम्पेयर, टाइम का यूनिट आपके पास सेकेंड, तो एम्पेयर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दिस इज़ रिटन इन पार्ट ए। अगला सवाल, द डायग्राम शोज द सर्किट इन विच ऑल द स्विचेज आर ओपन। अभी तमाम के तमाम स्विचेज ओपन हैं। विच स्विच पोजीशन गिव रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम बिटवीन एक्स एंड वाई। कौन कौन से स्विचेस को बंद किया जाए तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम की आ जाएगी। दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो देखें, अगर मैं अब देखें एक एक करके स्विच बंद करके देखते हैं। अगर मैं बिलफर सपोज कर रहा हूँ कि इसको क्लोज कर दिया जाए और इसको क्लोज कर दिया जाए और इसको ओपन ही किया जाए। अब देखें जब तक ये ओपन है ना बेटे, याद रखें इसका कोई काम आपके पास नहीं है। तो अब ज़रा देखें, अब आपके पास और रेजिस्टेंस आपको कितने ओम की चाहिए, 6 ओम की चाहिए। ये चीज़ ज़रा समझने वाली चीज़ है, ज़रा देखिएगा। आपके पास अगर मैं सिर्फ S1 और S2 को क्लोज़ कर रहा हूँ, S3 को क्लोज़ नहीं कर रहा, तो इसका होना ना होना एक ही बराबर है। तो मेरा सर्किट डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो मेरे पास कैसे हो जाएगा, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे इसको पैरेलल समझ रहे होंगे, बट दिस इज़ अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि पैरेलल तो उस वक्त होगा ना जब ये आपके पास वर्किंग कंडीशन में होगा। तो इस सर्किट को अगर मैं डायरेक्टली ऐसे भी बना दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे सर नोड तो है ना, नोड तो उस वक्त जनरेट होगा बेटे जब आपके पास ये 4.5 ओम आपके पास होगा, लेकिन अभी 4.5 ओम है ही नहीं, तो दूसरा कनेक्शन तो है ही नहीं, तो आपके पास ये दोनों किस में, सीरीज़ में। तो 3 + 3 वुड बी इक्वल्स टू 6 ओम। तो आपने S1 को क्लोज़ किया, X2 को क्लोज़ किया और 4.5 को क्लोज़ ना भी करें तो आपके पास B इज़ द करेक्ट आंसर। देख लें, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझ लें बेटे। ये पैरेलल उस वक्त बनता है जब 4.5 ओम ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन 4.5 ओम तो ऑपरेट ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए आपके पास क्या हुआ कि ये जो 3 ओम और 3 ओम ये फिर किस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये नोड उस वक्त जनरेट होगा जब ये 4.5 ओम वर्क कर रहा होगा। अगर ये 4.5 ओम है ही नहीं तो ये 3 और ये वाला 3 ये दोनों सीरीज़ में होंगे बेटे। अब आपको बता दिया है कि रेजिस्टेंस आपके पास 300 ओम है। करंट की रीडिंग अगर हम लोग देख लेते हैं तो 6 मिली एम्पेयर्स आ रही है। आपको वोल्टेज निकालना है, तो V इज़ इक्वल्स टू IR
करंट आपके पास कितना है 6 एक्सपोनेंट -3, रेजिस्टेंस आपके पास कितनी है 300, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. सो द आंसर विच आई एम गेटिंग इज एज 1.8 वोल्ट्स एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर. 27 में आपके पास बोला हुआ ये है कि कौन सा ग्राफ आपके पास फिलामेंट लैम्प का ग्राफ है. तो आपको लेक्चर के दौरान बताया था फिलामेंट लैम्प का ग्राफ अगर करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो किस तरीके का बनता है. क्योंकि फिलामेंट लैम्प में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता. तो ये इस तरीके का कर्व बन जाता है और ये कर्व मुझे सिर्फ और सिर्फ ए में दिखाई दे रहा है. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. अब देखिए यहाँ पे आपके पास वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया हुआ है और आपको पता हो तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ अगर मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लूँ तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको किस बारे में बताता है, आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताता है. इफ़ आई टेक द ग्रेडियंट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट ग्राफ दैट विल गिव यू रेजिस्टेंस. अब देखिए मैं इस ग्राफ का ऑल दो ग्रेडियंट तो नहीं निकाल सकता लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज़ हो रही होगी. तो और आपके पास उन्होंने बोला हुआ है द वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प इंक्रीजेज व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस. आपको बताना है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा. तो ग्राफ से देख के मैंने बता दिया ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही होगी. एंड एज आई नो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर भी आपके पास क्या हो रहा होगा, इंक्रीज. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. इसी तरीके से आपके पास व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द एम मीटर. अब आपको देखें ये एम मीटर डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके पास बैटरी के साथ. जैसे अभी पिछले सवाल में एक सवाल आया था जो मैं आपको बता भी देता हूँ कि जिसमें हमें एक रेजिस्टर की वैल्यू निकालनी थी जस्ट लाइक दिस. तो ये जैसे 2 ओहम आपके पास टोटल करंट जिस तरीके से इस 2 ओहम के पास आ रहा है इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपके पास इस सर्किट में तो ये मीटर बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये टोटल करंट को मेजर कर रहा होगा. तो टोटल करंट मेजर करना है तो रेजिस्टेंस भी टोटल होनी चाहिए, वोल्टेज भी टोटल होनी चाहिए. तो इन दोनों का कंबाइन हम कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं. सो 1/r इज़ इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3. तो आपके पास अगर मैं इस फॉर्मूला से कंबाइन रीडिंग निकालूँ सो दैट वुड बिकम 1 + 2/6 3/6 एंड r would be equals to 6/3 that would be equals to 2 ओम. रेजिस्टेंस 2 ओम आ गई. वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट दिया हुआ है. V इज़ इक्वल्स टू IR अप्लाई करेंगे. V 12 है, करंट मुझे पता नहीं, R आपके पास 2 है. 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 एम्पेयर्स. इसी तरीके से अब ज़रा देखें आपके पास बोला हुआ है द सर्किट शोन इज सेटअप. वन स्विच इज़ नाउ ओपन एंड ऑल द लैम्प्स आर लिट. विच स्विच इज़ ओपन. कहने का मकसद ये है कि सारे स्विचेस को बंद किया पहले तो और उसके बाद हमने एक स्विच खोला, उसके बावजूद भी आपके पास सारे के सारे लैंप ऑन हैं. तो ज़रा देख लेते हैं. ये हम लोगों ने बंद कर दिया, ये हम लोगों ने बंद कर दिया और इसी तरीके से ये भी हम लोगों ने क्या किया, बंद कर दिया. अब देखें अगर मैं बी को बंद ना भी करूं तब भी आपके पास सारे लैंप ऑन होंगे. तो यही चीज़ बोली हुई है कि वन स्विच इज़ ओपन और उसके बावजूद भी सारे के सारे लैंप आपके पास ऑपरेट कर रहे हैं. तो वो कौन सा स्विच है जो ओपन करेंगे. बी इज़ द स्विच विच इफ़ इट इज़ ओपन नो डिफरेंस वुड बी मेड. 31 देखते हैं आपके पास. 31 में है अ लैम्प इज़ कनेक्टेड टू 12 वोल्ट. वोल्टेज दे दिया आपके पास, पावर आपके पास दे दी. हाउ मच एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 सेकेंड्स. आपको एनर्जी निकालनी है. तो आपको पता है एनर्जी इज़ इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. पावर आपके पास कितनी है 36. टाइम आपके पास कितना है 10. मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाता है 360 जूल्स. तो वोल्टेज से आपको परेशान करने के लिए दिया हुआ था.
सो आई होप सो आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें सही तरीके से समझ में आई होंगी। इसकी एक और वर्कशीट भी है जो मैं इसी के साथ साथ मैं अपलोड करूँगा। अगर इन 31 क्वेश्चंस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो बेटा ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हमें समझ में नहीं आई, तो मैं बेटे आपको मैं वो समझाऊंगा भी। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो और तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम है तो वो आई हेल्प यू आउट इन दैट एज़ वेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।